आज के अध्ययन में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, भारतीय इतिहास के कुछ विषय कक्षा 12 इतिहास में हम अध्ययन कर रहे हैं। वर्तमान में हम जो पाठ अध्ययन कर रहे हैं उसका नाम है बंधुत्व, जाति तथा वर्ग। इस क्रम में हमने 2 भाग पूरे कर लिए हैं। आज हम तीसरे भाग का अध्ययन शुरू करने जा रहे हैं। तो आइए विद्यार्थियों, मेरे साथ जुड़िए और आगे बढ़िए। अभी तक जो हमने अध्ययन किया है उससे हमें यह सार समझ में आया है कि भारतीय इतिहास में महाभारतकालीन सामाजिक व्यवस्था का जो उल्लेख किया गया है उसने भारत के समाज की दशा और दिशा दोनों तय की है। भारतीय समाज में बंधुता, विवाह और गोत्रों के माध्यम से सामाजिक रूप से 4 वर्णों का उदय हुआ था। आइए विद्यार्थियों, आगे बढ़ते हैं। आज हम जाति के ऊपर अध्ययन करते हैं। भारतीय समाज में जाति और सामाजिक गतिशीलता आपस में जुड़े हुए हैं। ब्राह्मणी सिद्धांत में वर्ण की तरह जाति भी जन्म आधारित थी। हमने ये पूर्व में अध्ययन कर लिया था कि वर्ण व्यवस्था जो प्रारंभ में कार्य के आधार पर विभाजित हुई थी, धीरे धीरे ब्राह्मणी व्यवस्था में जन्म आधारित हो गई। अब एक नया विषय जाति है और जाति भी धीरे धीरे जन्म आधारित हो गई थी। वर्ण की संख्या 4 है, हम ये अध्ययन कर चुके हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र। लेकिन जातियों की कोई निश्चित संख्या नहीं थी। वर्ण 4 तय किए गए लेकिन जातियां निरंतर बढ़ती गई, इसकी कोई निश्चित संख्या नहीं थी। जब ब्राह्मण व्यवस्था, जो कि वर्ण व्यवस्था है, का कुछ नए समुदाय से आमना सामना हुआ, जैसे कि निषाद, सुवर्णकार। जो वर्ण व्यवस्था थी, वर्ण व्यवस्था में सिर्फ 4 भाग किए गए थे, लेकिन जब नए समुदाय आने लगे जिसमें मुख्य रूप से निषाद व सुवर्णकार, तो इनको समायोजन की समस्या को देखते हुए जातियों के रूप में इनको अपनाया गया और वर्ण व्यवस्था से बाहर रखा गया। जिन्हें 4 वर्णों की व्यवस्था में शामिल नहीं किया जा सकता था, उन्हें जातियों में बांट दिया गया। तो इस प्रकार जातियाँ उदय हुई। जाति का उदय का मुख्य कारण ब्राह्मणी व्यवस्था की 4 जो वर्ण व्यवस्था है उसमें जिन जातियों को शामिल नहीं किया गया उन्हें अलग से जाति व्यवस्था के रूप में जोड़ दिया गया और भारत में जातियों की संख्या धीरे धीरे बढ़ने लगी। एक ही जाति के लोग जीविका के लिए एक ही समान कार्य करते थे। लोगों की पहचान कार्य और जाति इनसे जुड़ गई। जैसे कि सुनारी का काम करने वाले सुवर्णकार कहलाए, लकड़ी का काम करने वाले बढ़ई कहलाए। इस प्रकार जाति और काम, आजीविका आपस में जुड़ते चले गए। अब हम इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं और 4 वर्णों से परे एकीकरण कैसे हुआ, समस्त भारत में किस प्रकार से जातियों का एकीकरण होता है, इस पर हम चर्चा करते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप विविधताओं से भरा था। भारतीय महाद्वीप में सिर्फ एक ही जाति नहीं है, एक ही समाज के लोग नहीं हैं, विभिन्न धर्मों के लोग हैं। यहाँ पर विविधताएं बहुत अधिक है। यहाँ ऐसे समुदाय भी रहते थे जो ब्राह्मणी व्यवस्था को नहीं मानते थे। हम पूर्व में अध्ययन कर चुके हैं कि जो राजा थे या राजवंश थे वह भी ब्राह्मणी व्यवस्था को नहीं मानते थे, जिसमें हमने 7 वंश शासकों का उदाहरण देखा था। संस्कृत साहित्य में ऐसे समुदायों को विचित्र, असभ्य, बर्बर, जंगली आदि नामों से चित्रित किया गया। ऐसी जातियां जो ब्राह्मणी व्यवस्था को नहीं मानती उनको अलग अलग नामों से संबोधित किया गया है। उदाहरण के रूप में वन में बसने वाले जो लोग हैं उनको, दूसरा शिकार, कंदमूल संग्रह करने वाले लोग, इनको भी अलग जातियों के रूप में देखा गया। तीसरा निषाद वर्ग, जिसमें एकलव्य भी शामिल था। हम सभी जानते हैं एकलव्य की कथा को, फिर भी मैं आज संक्षिप्त में आपको एकलव्य की कथा को बताना चाहूँगा। आप पहले एकलव्य का अवलोकन करें। एकलव्य अपने गुरु द्रोणाचार्य के साथ में यहाँ पर उपस्थित हैं। छोटी सी कथा है, ध्यान से सुनिएगा। जब महाभारत में पांडवों को धनुर्विद्या व अन्य शस्त्र विद्या का ज्ञान गुरु द्रोणाचार्य करा रहे थे, तभी दूर से निषाद वर्ग का बालक एकलव्य उन्हें नियमित देखा करता था और देख देख कर उसने द्रोणाचार्य को अपना गुरु माना और मिट्टी की एक मूर्ति बनाई। उसकी रोज अर्चना करके, गुरु का ध्यान करके अर्जुन के समान ही धनुर्विद्या सीखना प्रारंभ किया और वह पारंगत धनुर्धारी बन गया। जब ये बात द्रोणाचार्य जी को पता चली तो उन्होंने एकलव्य जी को बुलाया
और एकलव्य को बुलाकर गुरु दक्षिणा की मांग की। तब एकलव्य ने अपनी तरफ से गुरु दक्षिणा देना स्वीकार किया। द्रोणाचार्य ने गुरु दक्षिणा के रूप में एकलव्य का वह अंगूठा मांग लिया जिस अंगूठे से एकलव्य अपनी प्रत्यंजा को चढ़ाया करता था और धनुष चलाया करता था। बालक ने गुरु दक्षिणा के रूप में अपना अंगूठा काटकर दे दिया और भारतवर्ष में एकमात्र महान धनुधारी के रूप में अर्जुन शेष रह गया, अन्यथा अर्जुन के बराबर एकलव्य भी धनुधारी था। इस प्रकार की एक छोटी सी कथा है। तो वह बालक जो एकलव्य था वह इस निषाद वर्ग से संबंधित था। खाली परिचय के लिए मैंने आपको कहानी यहाँ पर संक्षिप्त में बताई थी। चौथा है यायावर। यायावर से तात्पर्य यह है कि जो पशु चराने के लिए जो लोग होते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं, वो यायावर संप्रदाय में शामिल है, यायावर जातियों में शामिल है। पशुपालकों को भी ऐसा ही समझा जाता था। तो जितने भी हमने ये उदाहरण देखें, इन सभी को ब्राह्मणी व्यवस्था से अलग माना गया है, तो इनको वर्ण व्यवस्था से अलग रखते हुए जातियों के रूप में देखा गया है। जो लोग संस्कृत भाषी नहीं थे उन्हें मलेच्छ कहकर हीन दृष्टि से देखा जाता था। यह एक ऐसा समय था जिसमें जिन व्यक्तियों को संस्कृत भाषा का ज्ञान नहीं है उन्हें नीचे स्तर का माना जाता था और मलेच्छ कहकर संबोधित किया जाता था। आगे बढ़ते हैं। चारों वर्णों के परे अधीनता। किस प्रकार इन चार वर्णों के अलावा दूसरे व्यक्तियों को अधीन किस प्रकार माना गया है? ब्राह्मण वर्ग ने कुछ लोगों को वर्ण व्यवस्था की सामाजिक प्रणाली से बाहर रखा है। ब्राह्मणों ने समाज के कुछ वर्गों को अस्पृश्य घोषित किया। अस्पृश्य से तात्पर्य यह है कि जो इनको छुआ नहीं जा सके, जो समाज से दूर हो, उन्हें अस्पृश्य घोषित किया। वे मानते थे कि कुछ कर्म पवित्र होते हैं तथा कुछ कर्म दूषित होते हैं। अब पवित्र कर्म कौन कौन से हैं? पवित्र कर्म इस प्रकार के हैं जैसे यज्ञ, अनुष्ठान, वेद अध्ययन करना इत्यादि। इसी प्रकार से दूषित कर्म कौन से हैं? दूषित कर्म है चमड़े से संबंधित कार्यों को करना, शवों को उठाना, अंत्येष्टि करना। इस प्रकार इन सभी कर्मों को दूषित कर्म माना गया है। साथियों, आगे बढ़ते हैं। एक नई जाति चांडाल के ऊपर चर्चा करते हैं। चांडाल, मरे हुए जानवरों को छूने वालों को चांडाल कहा जाता था। चांडालों को वर्ण व्यवस्था वाले समाज में सबसे निचले स्तर का माना गया है। ब्राह्मण चांडालों को छूना, देखना भी अपवित्र मानते थे। चांडाल जाति को देखना और छूना दोनों ही अपवित्र रूप से माना जाता था। इस प्रकार चांडाल जाति सबसे निचले स्तर की जाति मानी गई है। मनुस्मृति के अनुसार चांडालों का वर्णन किस प्रकार किया गया है, आइए देखते हैं। चांडाल को गांव से बाहर रहना होता था। यह लोग फेंके हुए बर्तनों का इस्तेमाल करते थे। जो लोगों द्वारा जो बर्तन फेंके जाते थे उनका इस्तेमाल करते थे। मरे हुए लोगों के कपड़े तथा लोहे के आभूषण पहनते थे। इनके ऊपर सामाजिक बाध्यताएं थी। इनको जो वस्त्र धारण करने होते थे वह लोगों के द्वारा फेंके गए वस्त्रों पर, मरे हुए लोगों के वस्त्रों पर, साथ ही ये जो आभूषण पहनते थे वो भी लोहे के आभूषण पहनते थे। इस प्रकार इनको समाज में सबसे निचला स्तर दिया गया था। रात में गांव और नगर में चलने की अनुमति नहीं थी। यह गांव और नगर में चल भी नहीं सकते थे। अंधेरे में या रात में बाहर निकलना इनके लिए बिल्कुल ही वर्जित था। मरे हुए लोगों का अंतिम संस्कार करना इनका प्रमुख काम था। साथ ही वधिक के रूप में कार्य करते थे। वधिक से तात्पर्य जल्लाद, जल्लाद के रूप में ये कार्य किया करते थे। इस समय में जो चीनी यात्री आए उन्होंने किस प्रकार से इन लोगों की व्याख्या की है, आइए देखते हैं। चीनी बौद्ध भिक्षु फा शियन के अनुसार अस्पृश्य लोगों को सड़क पर चलते समय करताल बजाना पड़ता था जिससे अन्य लोगों उन्हें देखने के दोष से बच जाएं। यह बहुत ही बड़ी बात है। जो बाहर से आए हुए चीनी यात्री हैं, बौद्ध भिक्षु हैं, वह ये बताते हैं, कहते हैं कि चांडालों की स्थिति इस प्रकार से थी कि उनको चलते समय करताल बजाना होता था ताकि लोगों को पता चल जाए कि कोई चांडाल व्यक्ति आ रहा है तो वह उसे देखे नहीं, वो देखने के दोष से बच जाए। यहाँ पर एक और बौद्ध भिक्षु स्वयं सांग के अनुसार किस प्रकार वर्णन किया गया है, देखिए। वधिक और सफाई करने वाले लोग शहर से बाहर रहते थे। इन लोगों को, चांडाल लोगों को, वधिकों को शहर से बाहर रहना होता था। शहर में रहने की इन्हें अनुमति नहीं थी। इस प्रकार से ये सामाजिक विभेद हम यहाँ पर देखते हैं कि वर्ण व्यवस्था के अलावा जो जातियाँ बांटी गई थी,
उन जातियों में भी जो चांडाल जाति थी उन्हें सबसे निचला स्तर दिया गया था, अस्पृश्य माना गया था, उनको देखना भी अपवित्र माना जाता था। अब हम संपत्ति पर अधिकार के ऊपर चर्चा करेंगे। लैंगिक रूप से भी संपत्ति अधिकार का यहाँ पर विभेद किया गया है। पुरुषों को और स्त्रियों को दोनों को ही भिन्न अधिकार थे। आइए अध्ययन करते हैं। मनुस्मृति के अनुसार देखते हैं कि संपत्ति पर अधिकार किस प्रकार से दिया गया है। पिता की जायदाद का माता पिता की मृत्यु के पश्चात सभी पुत्रों में समान रूप से बांटा जाना चाहिए। मनुस्मृति कहती है कि माता पिता की मृत्यु के पश्चात जो संपत्ति है वो सभी पुत्रों में समान रूप से बांटी जाएगी, लेकिन ज्येष्ठ पुत्र विशेष भाग का अधिकारी था। जो ज्येष्ठ पुत्र है, बड़ा पुत्र है, उसको विशेष भाग मिलना चाहिए, ऐसा मनुस्मृति में कहा गया है। साथ ही पिता की संपत्ति पर स्त्री हिस्सेदारी की मांग नहीं कर सकती थी। तात्पर्य ये हुआ कि पिता की संपत्ति पर स्त्रियों का अधिकार नहीं था। विवाह के समय जो उपहार मिलते थे, विवाह के समय जो स्त्रियों को, बालिकाओं को जो उपहार मिलते थे, उन पर स्त्री का अधिकार होता था और इसे स्त्री धन कहा जाता था। विवाह के समय प्राप्त जो भी वस्तुएं उस पर उसका मालिकाना हक उस पर स्त्री का था। इस पर पति का भी कोई अधिकार नहीं माना गया है। विवाह की जो संपत्ति है, विवाह के जो उपहार हैं, उस पर पति का भी कोई अधिकार नहीं माना गया है, उस पर सिर्फ स्त्री का ही अधिकार था। मनुस्मृति के अनुसार स्त्रियों को अपने पति की आज्ञा के खिलाफ गुप्त रूप से धन संचय करने के विरुद्ध चेतावनी दी जाती है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। मनुस्मृति के अनुसार स्त्रियों को बिना पति के अनुमति के गुप्त रूप से भी धन संचय करना वर्जित था। अगर वो धन संचय करती है तो ऐसा माना गया है कि वह पति की आज्ञा के विरुद्ध जा रही है। विद्यार्थियों, कुछ साक्ष्य प्रभावती गुप्त से संबंधित मिले हैं, जिससे पता लगता है कि प्रभावती गुप्त के पास संपत्ति के अधिकार थे। वह कुछ संसाधनों पर अधिकार रखती थी, लेकिन इस प्रकार कुछ परिवारों में ऐसा हो सकता था कि महिलाओं को विशेष रूप से अधिकार प्राप्त थे। सामान्यतः जमीन, पशु, धन पर पुरुषों का ही अधिकार माना जाता था, महिलाओं का अधिकार नहीं था। ऐसा कुछ परिवारों में ही हो सकता था कि महिलाओं का अधिकार संपत्ति पर था, जैसा कि यहाँ उदाहरण में हमें प्रभावती गुप्त से संबंधित मिलता है। आगे बढ़ते हैं और अब हम वर्ण और संपत्ति के अधिकार पर चर्चा करेंगे कि वर्णों के अनुसार संपत्ति पर अधिकार किस प्रकार का था। ब्राह्मण ग्रंथ के अनुसार संपत्ति पर अधिकार का एक और आधार वर्ण है। अभी हमने जो संपत्ति पर अधिकार पढ़ा था वह लैंगिक आधार पर पढ़ा था, महिलाओं और पुरुष के आधार पर संपत्ति का अधिकार पढ़ा था। अब हम वर्ण के आधार पर देख रहे हैं। शूद्रों के लिए एकमात्र जीविका का साधन था तीनों अन्य वर्ण की सेवा करना। एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि चार जो वर्ण प्रणाली है उसमें से शूद्रों का मुख्य रूप से कार्य यही था कि तीनों जो शेष वर्ण हैं उनकी वह सेवा करे और अपनी आजीविका का निर्वाहन करे। तीनों उच्च वर्णों के पुरुषों को अलग अलग कार्यों को चुनने की संभावना थी। ब्राह्मण, क्षत्रिय व वैश्य, उनके लिए कार्यों की अधिकता थी और अलग अलग कार्यों को चुनने के लिए वे स्वतंत्र थे। समाज में ब्राह्मण और क्षत्रिय की स्थिति अधिकतर समृद्ध थी, संपन्न थी शूद्रों की अपेक्षा। ब्राह्मण ग्रंथों, धर्मसूत्रों और धर्मशास्त्र में वर्ण व्यवस्था को उचित बताया गया है। जैसा कि हमने पूर्व में भी पढ़ा था कि ब्राह्मणी व्यवस्था में वर्ण व्यवस्था को उचित बताया गया है, वर्णों का कार्य विभाजन उचित बताया गया है और धीरे धीरे वर्ण को जन्म के आधार पर जोड़ना भी उचित बताया गया है। यहाँ पर एक तथ्य उभर कर आता है कि बौद्ध ग्रंथों में वर्ण व्यवस्था की आलोचना की गई है। बौद्ध जो ग्रंथ है वह वर्ण व्यवस्था से सहमत नहीं है। उनके अनुसार यह प्रणाली गलत है। बौद्ध ग्रंथ वर्ण व्यवस्था से सहमत नहीं है। बौद्धों ने जन्म के आधार पर जो सामाजिक प्रतिष्ठा का विभाजन ब्राह्मणों द्वारा किया गया है उसका भी उन्होंने पक्ष नहीं लिया है, उसको भी वह अस्वीकार करते हैं। मनुस्मृति के अनुसार अब हम ये अध्ययन करेंगे कि पुरुष को और महिला को संपत्ति किस प्रकार अर्जित की जाए, उसके पास क्या क्या तरीके हैं। मनुस्मृति के अनुसार पुरुष 7 प्रकार से धन अर्जित कर सकता था। ये 7 प्रकार इस प्रकार हैं: विरासत, खोज,
खरीद विजित करके, निवेश करके या कार्य द्वारा तथा सज्जनों द्वारा दी गई भेंट को स्वीकार करके। इस प्रकार हम देखते हैं कि 7 प्रकार हैं। इन 7 प्रकार से पुरुष धन अर्जित कर सकता है। पुनः हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। विरासत, विरासत से तात्पर्य है कि अपने अभिभावक की संपत्ति, माता पिता की संपत्ति का अधिकार के रूप में प्राप्त करना, विरासत के रूप में पुरुष संपत्ति प्राप्त कर सकता है। दूसरा है खोज, स्वयं व्यक्ति द्वारा, पुरुष द्वारा खोज करके संपत्ति अर्जित की जा सकती है। तीसरा है खरीद करके, दूसरे की संपत्ति को खरीदना, धन देकर खरीदना, इससे भी वह संपत्ति प्राप्त कर सकता है। चौथा विजित करके, जिस प्रकार क्षत्रिय राजा एक राज्य से दूसरे राज्य पर अधिकार करके संपत्ति का विस्तार करते थे, उस प्रकार भी संपत्ति अर्जित की जा सकती है। साथ ही निवेश, किसी भी कार्य में निवेश करके, कोई बड़ा कार्य शुरू करके उसमें धन डालकर अपनी संपत्ति का विस्तार किया जा सकता है। साथ ही कार्य द्वारा, विभिन्न प्रकार के कार्य द्वारा, पारिश्रमिक द्वारा संपत्ति का अधिकार किया जा सकता है, संपत्ति में वृद्धि की जा सकती है। साथ ही 7वां प्रकार दे रखा है कि सज्जनों द्वारा दी गई भेंट स्वीकार करके, जब एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति द्वारा किसी प्रकार की भेंट दी जाए और वह व्यक्ति सज्जन है, तो इस प्रकार भी संपत्ति का विस्तार किया जा सकता है। ये 7 प्रकार थे जिसके माध्यम से पुरुष अपने धन में वृद्धि कर सकता है और इन 7 का उल्लेख मनुस्मृति में किया हुआ है। अब हम स्त्री के धन संपत्ति किस प्रकार वृद्धि की जाए, किस प्रकार वह धन पर अधिकार रख सकती है, उस पर चर्चा करेंगे। तो मनुस्मृति में ही स्त्रियों के लिए संपत्ति अर्जन के 6 तरीके बताए गए हैं। कौन कौन से तरीके हैं देखते हैं। पहला, वैवाहिक अग्नि के सामने, जब विवाह संपन्न होता है, विवाह के समय महिलाओं को जो पुरस्कार प्राप्त होते हैं, संपत्ति प्राप्त होती है, भेंट प्राप्त होती है, वह सभी इसमें शामिल की गई है। साथ ही वधू गमन के समय मिली हुई भेंट, स्नेह के प्रतीक के रूप में तथा भ्राता, माता और पिता द्वारा दिए गए उपहार भी स्त्री की संपत्ति में शामिल होते हैं। इसके अतिरिक्त परवर्ती काल में मिली भेंट तथा वह सब कुछ जो उसे अनुरागी पति से प्राप्त होता है, वो परिवार में रहते हुए उसे जो भेंट प्राप्त होती है वह भी उसकी संपत्ति है। साथ ही वह अपने परिवार में रहते हुए अपने पति से जो भेंट प्राप्त करती है वह भी उसकी संपत्ति का माध्यम होती है। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार हमने अध्ययन किया कि किस प्रकार लैंगिक रूप से भी इस समय में संपत्ति के अधिकारों में विभेद था। हम अध्ययन करने के बाद ये जान पाएँ कि पुरुषों के पास संपत्ति अर्जन के विस्तार के क्षेत्र थे, जबकि महिलाओं के पास संपत्ति अर्जन के क्षेत्र कम थे। इसके अतिरिक्त वर्ण व्यवस्था में शूद्रों के पास कार्यों की कमी थी। उनका मुख्य कार्य सिर्फ तीनों वर्णों की सेवा करना था, जबकि अन्य वर्णों के पास कार्य की अधिकता थी और वह धन संपत्ति अर्जित कर सकते थे, अलग अलग प्रकार के माध्यमों से कार्य कर सकते थे। तो विद्यार्थियों, अगले अध्ययन में शीघ्र मिलेंगे। तब तक आप निरंतर अध्ययन करते रहिए। मेरे द्वारा बताए गए पाठों का अध्ययन कीजिए, स्वयं भी कीजिए, साथियों से भी कराइए। शीघ्र मिलेंगे। धन्यवाद।